साथियों नमस्कार। साथियों देखिए, वापस व्याख्याता परीक्षा आने वाली है। जल्दी विज्ञप्ति आएगी और सितंबर अक्टूबर में परीक्षा होने की संभावना लग रही है। अच्छे पद आएंगे, ज़्यादा पद आएंगे अभी बार। तो फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है उसकी हम वापस क्लास लेना शुरू कर रहे हैं। आप जुड़ जाइएगा। रोज़ हम आपको पहला पेपर क्लियर करवा देंगे, तो आप जुड़ जाइए। सबसे पहले जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसका तैयारी करवा रहे हैं। ये पहला उसमें मौर्य साम्राज्य लिखा हुआ है, तो जल्दी से इसका एक क्लास ले लेते। चलिए शुरू करते। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये तो आपको पता ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, देखिए चाणक्य कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। ध्यान रखिएगा, जिसका संबंध राजनीति से है अर्थशास्त्र। चाणक्य और कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये थोड़ा इजी सवाल है, क्योंकि हम जब से पढ़ते आ रहे हैं कॉलेज में और आगे से, तब तक ये सवाल आता जाता रहता है कि अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक, लिखित पुस्तक है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर बैठा 322 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय, ध्यान रखिएगा ये तो सवाल आता है परीक्षा में। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान में बिताया। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था, अलेक्जेंडर का। आगे देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, ये थोड़ा देखिएगा आप, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए गए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी की और 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु, उनके गुरु देखिए भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और देखिए, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानास ने किया था। देखिए, चंद्रगुप्त मेगस्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक लिखी, उस समय से मौर्य जो समाज था, शासन काल था, किस तरह से, उससे बहुत जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन जो है एपियानास ने किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अब ज़्यादा डीप पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में, मतलब ईस्वी पूर्व में, श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। ये तो सरल ही था साथियों, ज्यादा कोई इसमें वर्णन की बात नहीं थी। आगे देखते। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी में पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। 298 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक।
अब देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन समाज से, जैन धर्म के अनुयायी थे, परंतु बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। अब ये आप बिल्कुल याद कीजिएगा। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन देश के राजा जो नरेश था एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस, दो बातें याद रखिएगा। सीरियन नरेश जो सीरियन का राजा था एंटियोकस, उसने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा, ये थोड़ा याद रखिएगा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन धर्म में जो ग्रंथ है बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। अब ये सवाल आ सकता है बिल्कुल कि बिंदुसार को सिंहसेन किस ग्रंथों में कहा गया है। जैन, बुद्ध और भी जो पुराण है उसका नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑप्शंस में आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। आगे देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीवोकस एक से मदिरा, सूखे अंजीर व दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक से क्या मांगा था? मदिरा, सूखे अंजीर व एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया। साथियों, यही सवाल आते हैं, बस बाकी कुछ नहीं आता। आप बिल्कुल ये क्लास अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, इसी में से सवाल आ जाएगा। अब देखिए, अशोक महान, थोड़ा चैप्टर इसका अशोक, सम्राट अशोक का बड़ा होता है, इसलिए इसी में से प्रश्न बनते कई बार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व मगध का राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का, देखिए ये सवाल कुछ इंपॉर्टेंट है। जब अशोक सम्राट बना तब राजगद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था, अवंती का, ध्यान रखिएगा। मास्की व गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब ये थोड़ा याद रखिएगा, दो शिलालेख अभिलेख है, मास्की व गुजरा, इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। आप शॉर्ट में अगर याद करना चाहे तो कर सकते हैं। या अशोक मास्को से गुजर रहा है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अशोक मास्को से गुजर रहा है, तो आपको याद रह जाएगा कि अशोक मास्की और गुजरा, थोड़ा आप याद कर सकते हैं ऐसे शॉर्ट में। मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत सी जो चीज़ें हैं ना, आपको ट्रिक से याद करनी पड़ेगी। जैसे बहुत संगति आएगी, वो आपके कुछ न, क्योंकि आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, अशोक वर्धन पुराण, ऐसा कुछ याद कर सकते, तो आपको शॉर्ट में याद रहेगा। जैसे अशोक को मास्की और गुजरा में अशोक कहा गया, तो अशोक मास्को से गुजर रहा है। अब तो ये शॉर्ट ट्रिक याद कीजिए। एक अशोक वर्धन पुराण, पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। सबसे महत्वपूर्ण, कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। देखिए कब किया? अपने शासनकाल के अभिषेक के 8वें वर्ष में, जो अभिषेक हुआ राज्याभिषेक, उसके 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में
अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग यानी वर्तमान उड़ीसा, और तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी, यह सवाल शायद आया था। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। अब देखिए, बिंदुसार के लिए भेजा था जो सीरियन नरेश एंटियोकस ने डाइमेकस, ध्यान रखिएगा। और प्लिनी का कथन है वो स्ट्रेबो ने कहा था। और प्लिनी का कथन है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने टॉलमी सेकंड जिसे कहा जाता है ने पाटलिपुत्र में डियानीसिस नाम का एक राजदूत भेजा था। देख, अशोक के दरबार में कौन सा भेजा? डियानीसिस, ध्यान रखिएगा, डियानीसियस अशोक के दरबार में भेजा था। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, उसमें डाइमेकस था और इसमें डियानीसिस है। अशोक के दरबार में भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। अब देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य उसके गुरु कौन थे? भद्रबाहु, जैन गुरु। और ये उपगुप्त जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और सम्राट अशोक को उपगुप्त ने, जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसमें कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी थे। ये देखिए, ये थोड़ा याद कीजिएगा। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, याद रखिए। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। ये 5 अलग गुफा है जो अशोक के पौत्र दशरथ ने की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का जो प्रचलन है वो अशोक ने ही किया था, सम्राट अशोक ने किया था। अब देखिए, ये सवाल आया था, अभी जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी ना, उसी में ये सवाल आया था। देखिए कौन सा सवाल? अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व अरमाइक। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। तो देखिए, ग्रीक व अरमाइक के कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान से। खरोष्टी का मिला है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से, और बाकी शेष भारत से मिले ब्राह्मी लिपि के। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ग्रीक अरमाइक अफगानिस्तान और खरोष्टी पश्चिमी पाकिस्तान उत्तर प्रदेश, और शेष भारत है ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादरेटी फैंतलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादरेटी फैंतलर ने की। इसकी संख्या 14 है। तो शिलालेख कितने हैं? 14, ध्यान रखिएगा, शिलालेख कितने हैं? 14। और 1750 में पादरेटी फैंटलर ने शिला लिखी, ऐसे लिख सकते हैं आप, शॉर्ट देखिए, इसका नाम याद कर सकते हैं, पादरेती ने शिला लिखी। तो पादरेती ने शिला लिखी। अशोक ने शिलालेख की खोज जो 1750 में पादरेती फैंतलर ने की थी, और शिलालेख की संख्या 14 है। अब ये जेम्स प्रिसप वाला है, देखिए, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिसप ने
प्राप्त की। सबसे पहले देखिए अशोक की शिलालेख किसने पढ़े? 1837 में जेम्स प्रिसप। अशोक के प्रमुख शिलालेखों में वर्णित विषय, अब ये सवाल बिल्कुल आ सकता है। अभी रीड में आपको बताया आया था कि रानी का शिलालेख किसे कहा जाता है, शायद ऐसा कुछ प्रश्न आया था एसएसटी में, तो सब सेम ही सवाल है। चलिए देखते। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई। अब देखिए पशु बलि की निंदा की गई, पहला शिलालेख। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था उल्लेख किया है। अब देखिए ये थोड़ा रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा बार बार, तभी याद होगा ये। पहले में पशु बलि की निंदा की गई, पहले में पशु बलि की निंदा। इसकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताए, पक्की बात हम आपको बताएंगे, कुछ ना कुछ मैं टाइम निकाल के इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा। जैसे पहला पशु, दूसरा हॉस्पिटल, ऐसा कुछ बना देंगे मतलब शॉर्ट में, ताकि आपको याद रह जाए। देखिए पहले में पशु बलि की निंदा की गई, दूसरे में अशोक ने जो पशु, मनुष्य और पशुओं के हॉस्पिटल मतलब चिकित्सा व्यवस्था की गई। तीसरा देखिए, इसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। 5 वर्ष बाद दौरे का उल्लेख तीसरे शिलालेख में। चौथे में, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। चौथा में क्या किया गया देखिए, इसमें अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख देखिए, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 5वें में क्या मिलता है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठी, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां व आठवां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। देखिए 7वां और 8वां अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख देखिए, इसमें सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। अब 10वां देखिए, 10वें में क्या दिया हुआ है कि अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख देखिए, इसमें धम की व्याख्या की गई है। इसमें धम की व्याख्या की गई, इसकी शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ेगी बिल्कुल, ये ऐसे याद मुश्किल से रहेगा, जरूर आपको साथियों बना के बताएंगे जल्दी। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति व सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई। साथियों आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, मैं आपको मतलब आश्वासन देता हुआ निश्चित कि हम अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे। आप सबसे बड़ी बात कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा नंबर आएगा, बस सीधी बात ये है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े बस। 13वां शिलालेख, अब सबसे महत्वपूर्ण देखिए, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई। इसमें पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। अब 13वां शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक हृदय परिवर्तन की बात की। अब 14वां, अशोक के जनता धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। आगे देखते हैं, अशोक के साथ जो है स्तंभ लेख है केवल ब्राह्मी लिपि में। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्तंभ लेख है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अलग अलग स्थानों पर। देखिए प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद में किले में स्थापित किया। ये रीट में आया था, अभी रीट में परीक्षा हुई थी मेंस की, इसमें आया है ग्रेड 3 परीक्षा। देखिए प्रयाग स्तंभ लेख, ये कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभ, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद में किले में स्थापित किया। आगे देखिए दिल्ली टोपरा,
ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली ला गया। अब देखिए, पहला प्रयागराज जो कौशाम्बी में था उसको अकबर ने लाया इलाहाबाद में। जो दिल्ली टोपरा था ये लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। मेरठ, दिल्ली मेरठ पहले मेरठ में स्थित था और अब फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा स्तंभ लेख देखिए, ये लेख चंपारण बिहार में स्थित था। इसकी खोज जो स्थित है, मतलब अब भी रामपुरा चंपारण बिहार, और इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है, लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। अब देखिए, तीन तो ये चंपारण राम वहीं पर है, रामपुरवा, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़, ये तो यहीं पर है चंपारण बिहार में। बाकी देख लीजिए आप, दिल्ली मेरठ, मेरठ से था दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा। दिल्ली टोपरा, दिल्ली इसमें था और टोपरा में था और दिल्ली तुगलक द्वारा लाया गया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और प्रयाग स्तंभ वाला पहले कौशाम्बी में था, अकबर द्वारा इलाहाबाद में लाया गया। अब ये देखिए, कौशाम्बी का जो अभिलेख है इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। ये सवाल आया था रीट में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख, लेख रूमीदेही है। इसे लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। सबसे छोटा लेख रूमीदेही है। इसी में लुम्बिनी में, अब देखिए, लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान जो अशोक द्वारा भू राजस्व दर घटा दी गई थी उसकी घोषणा की गई। सबसे छोटा स्तंभ। अशोक का 7वां जो अभिलेख है सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शार कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक व अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। जो अफगानिस्तान में कंदहार वाला शायद इसमें लिखा हुआ है, शार कुना, ग्रीक व अरमाइक भाषाओं में। आपको बताया था अरमाइक वहां पर है अफगानिस्तान में। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के रूप में इनके चरित्र को काफी जांचा था, परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहते थे। सम्राट के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र कहा जाता था। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिला जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में छर जासूस को कहा गया है। छर जासूस को कहा गया, जासूस को मतलब डिटेक्टिव। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य प्रांतों की संख्या 5 थी और इन्हें चक्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अशोक के समय 5 थी। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में था जो विषयपति के अधीन थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों को संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ उत्तरापद, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापद, सुवर्णगिरी और पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी थे। अब देखिए, ये थोड़ा अच्छा सवाल।
के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक व 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंद की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रोन डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। मौर्य साम्राज्य में गुप्त 4 विभाग महामत्य सर्प नामक अमात्य के अधीन होता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है। देखिए, गुप्तचर को तो गुड़ पुरुष और जो एक ही स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय को न्यायाधीश राजूक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। साथ ही जितने भी हमने ये नोट्स है, ये मतलब आपको बता रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से ही प्रश्न बनेगा, आप बराबर देख लीजिएगा। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अवय मात्रक अदेव मात्रक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 साल रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्ता, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और शुंग वंश की नींव डाली थी।